तो चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे बड़े फाइनेंशियल बदलाव की बात करने वाले हैं जो बहुत ही खामोशी से हमारे पैसों, बैंकिंग और यहाँ तक कि हमारी जेब में रखे कैश का पूरा मतलब ही बदल रहा है। सदियों से हम नोट और सिक्के इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? लेकिन अब एक ऐसी तकनीक आ रही है जो अगर पूरी तरह से लागू हो गई तो अर्थव्यवस्था के काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये सिर्फ कोई नया मोबाइल ऐप नहीं है, बल्कि पैसा अपने आप में पूरी तरह से बदल रहा है। भाग 1, कैश और यूपीआई के पार। आइए देखते हैं कि आज हम कैसे पेमेंट करते हैं और आगे इसमें कितना बड़ा और बुनियादी बदलाव आने वाला है। कल्पना कीजिए, नुक्कड़ पर चाय वाले को पेमेंट करना है। आमतौर पर हम नकद देते हैं या फोन निकालकर स्कैन करते हैं, लेकिन जरा एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचिए जहां पैसा सीधे एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में चला जाए। मतलब कोई बैंक सर्वर डाउन होने का टेंशन नहीं और ना ही कोई मेंटेनेंस का झंझट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अपने हाथ से निकालकर कोई भौतिक सिक्का या नोट दिया हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब एक स्क्रीन के जरिए हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में ना कोई डेबिट कार्ड शामिल है और ना ही कोई बैंक ट्रांसफर। अब यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि आज हम जो यूपीआई ऐप्स इस्तेमाल करते हैं ना, वो असल में सिर्फ हमारे पारंपरिक बैंक अकाउंट का एक इंटरफेस है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यूपीआई किसी पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी भेजने जैसा है, जहां पोस्ट ऑफिस यानी बैंक को उस चिट्ठी को प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन ये जो डिजिटल रुपया है ना, वो सीधा किसी के हाथ में चिट्ठी पकड़ाने जैसा है। ये नया सिस्टम बैंकों को लेन देन के केंद्र से पूरी तरह हटा देता है। कोई बिचौलिया नहीं, सीधा और तुरंत काम। सच में ये पेमेंट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है। भाग 2, डिजिटल रुपये को डिकोड करना। अब सवाल उठता है कि ये सब बिना बैंक के मुमकिन कैसे है। इसके लिए हमें समझना होगा कि ये नई तकनीक वास्तव में क्या है। ये जो CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये बिल्कुल रिजर्व बैंक के छापे हुए 500 रुपए के कड़क नोट जैसी ही है। एकदम सेम कॉन्सेप्ट। देखिए, हमारा जो नॉर्मल बैंक बैलेंस होता है वो बस एक प्राइवेट बैंक का वादा होता है कि आपका पैसा सेफ है, लेकिन डिजिटल रुपया सीधे सरकार की गारंटी है। इसका मतलब है कि बैंक डूबने का कोई रिस्क ही नहीं रहता। ये पूरी तरह से डिजिटल कैश है जो सीधे फोन में रहता है, और ये अर्थव्यवस्था में नकदी की परिभाषा को एक नया रूप देता है। अगर हम इसके सफर को देखें तो 2022-23 की शुरुआती सीमित पायलट टेस्टिंग से लेकर आज की एडवांस पॉलिसी चर्चाओं तक ये सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ा है। इसका विजन बहुत बड़ा है। 2030 तक ऐसा हो सकता है कि हमारी सैलरी और रोजमर्रा की खरीदारी पूरी तरह से इसी डिजिटल कैश में होने लगे। जरा सोचिए, भविष्य में पूरा वेतन किसी बैंक खाते में नहीं बल्कि सीधे सरकारी डिजिटल वॉलेट में आ रहा हो। ये एक ऐसा ढांचागत बदलाव है जो हमारे पैसे रखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। भाग 3, प्रोग्रामेबल मनी की ताकत। ये तकनीक सिर्फ तेज पेमेंट के बारे में नहीं है, इसमें एक ऐसी दिलचस्प खूबी या सुपर पावर है जो कागज के नोटों में कभी हो ही नहीं सकती। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। पारंपरिक कैश और डिजिटल करेंसी के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। पारंपरिक कैश पूरी तरह से डम या साधारण होता है। उसे कहीं भी खर्च किया जा सकता है, जिससे पैसे के गलत जगह इस्तेमाल होने का जोखिम रहता है। लेकिन डिजिटल करेंसी स्मार्ट है। इसे एक बेहद एडवांस डिजिटल गिफ्ट कार्ड की तरह समझ सकते हैं। इस पैसे में कोडिंग की जा सकती है कि यह सिर्फ किसी खास जगह और खास शर्त के पूरा होने पर ही काम करेगा। उदाहरण के लिए एक ऐसे परिदृश्य पर गौर किया जा सकता है जहां एक कृषि सब्सिडी बांटी जाती है। अब इस पैसे को ऐसे कोड किया जा सकता है कि यह सिर्फ स्वीकृत खाद की दुकान पर ही इस्तेमाल हो सकेगा और कहीं नहीं। दुनिया भर में सब्सिडी में जो अरबों डॉलर का नुकसान होता है, वो इस तकनीक से सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल खत्म हो सकता है। पैसे में कोड डाल देने से ये सामाजिक कल्याण की योजनाएं एक रिश्ती हुई बाल्टी से बदलकर एकदम अचूक लेजर की तरह काम करेंगी। पैसा बिल्कुल वहीं खर्च होगा जहां के लिए उसे बनाया गया है। भाग 4, पारंपरिक बैंकिंग पर प्रभाव। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर देश के नागरिक सीधे सेंट्रल बैंक के पास अपना पैसा रख सकते हैं, तो हमारे पारंपरिक वित्तीय संस्थानों का क्या होगा? ये चार्ट इस खतरे को बहुत शानदार तरीके से दिखाता है। देखिए, बैंक लोन देने के लिए सीधे तौर पर लोगों की जमा राशि पर निर्भर करते हैं। वो बचत खातों के पैसे को ही घर या गाड़ी के लोन के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये जमा राशि सीधे सेंट्रल बैंक के डिजिटल वॉलेट में चली गई, तो कमर्शियल बैंकों का ये ईंधन सूख सकता है और उनकी लोन देने की क्षमता भारी मात्रा में कम हो सकती है। ये बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक पूरी तरह गायब हो जाएंगे, बल्कि उनकी प्राथमिक भूमिका बदल जाएगी।
साधारण लेन देन से हटकर बैंकों को अब ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देनी होंगी, ताकि लोग डिजिटल वॉलेट से पैसा निकालकर उनके पास रखें। उन्हें वेल्थ मैनेजमेंट, विशेष प्रकार के लोन, जटिल निवेश उत्पादों और उन्नत वित्तीय सेवाओं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। भाग 5, प्राइवेसी पर सबसे बड़ी बहस। ये ढांचागत बदलाव कागज की मुद्रा को डिजिटल करने के सबसे संवेदनशील और विवादित पहलू को सामने लाता है। ये दक्षता और स्वतंत्रता के बीच की एक बहुत गहरी बहस है। आलोचकों की चेतावनी है कि इससे निगरानी बढ़ सकती है, खरीदी गई हर किताब को ट्रैक किया जा सकता है, या सरकार एक झटके में किसी का भी वॉलेट फ्रीज कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इसके समर्थक इसे एक सुरक्षित प्रणाली के रूप में देखते हैं, जो काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी फाइनेंसिंग और टैक्स चोरी का पूरी तरह से खात्मा कर सकती है। तो ये सरकारी नियंत्रण के जोखिम और एक साफ सुथरे सिस्टम के फायदों के बीच का सीधा टकराव है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए अक्सर टियर्ड प्राइवेसी फ्रेमवर्क पर चर्चा होती है। इसे बिल्कुल हवाई अड्डे की सिक्योरिटी चेकिंग की तरह समझ सकते हैं। सुबह की कॉफी खरीदने जैसा छोटा रोजमर्रा का लेन देन एक तेज और गुमनाम मेटल डिटेक्टर से गुजरने जैसा है, जो पूरी तरह प्राइवेट रहता है। लेकिन लाखों रुपए के बड़े लेन देन के लिए गहरी पृष्ठभूमि की जांच होगी और सख्त निगरानी रखी जाएगी। लक्ष्य यही है कि नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बना रहे। भाग 6, पैसों का भविष्य। अब अगर व्यापक स्तर पर देखा जाए तो इस नए सिस्टम के असर सिर्फ देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तकनीक अमेरिकी डॉलर की निर्भरता और स्विफ्ट नेटवर्क को बाईपास कर सकती है। स्विफ्ट असल में बैंकिंग की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा की तरह है, जो देशों के बीच पैसा भेजती है। इसे बाईपास करने से न केवल व्यापार तेज होता है, बल्कि पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का दबदबा भी कम होता है। पार्टनर देशों के बीच डायरेक्ट डिजिटल करेंसी सेटलमेंट पहले से कहीं ज्यादा तेज और सस्ते हो जाएंगे, जो दुनिया के भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को भी नया आकार दे सकता है। इसके अलावा स्टेट बैक डिजिटल करेंसी असल में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के उदय का एक सीधा जवाब भी है। बिटकॉइन जैसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी अक्सर अनियंत्रित और बहुत ज्यादा अस्थिर होती हैं, जो किसी भी देश के मौद्रिक नियंत्रण के लिए खतरा बन सकती हैं। इसके विपरीत सीबीडीसी सरकारों को अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती हैं और साथ ही नागरिकों को डिजिटल इनोवेशन के फायदे और मजबूत सरकारी स्थिरता भी प्रदान करती हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो हर नए चरण ने पुरानी समस्याओं को सुलझाया है। बार्टर सिस्टम की दिक्कतों को सिक्कों ने दूर किया, सिक्कों के भारीपन को कागज के नोटों ने खत्म किया, फिर कागज की सीमाओं को डिजिटल बैंकिंग ने पार किया, और अब सीबीडीसी उन मध्यस्थों की जरूरत को खत्म कर रहा है जो डिजिटल बैंकिंग में अनिवार्य थे। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पैसे को सॉफ्टवेयर में बदलना हमारे आर्थिक विकास का अगला और शायद सबसे अहम कदम है। आखिर में ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, ये भरोसे, स्वतंत्रता और सत्ता की कहानी है। क्या ये डिजिटल रुपए का प्रयोग दुनिया के लिए एक शानदार ब्लूप्रिंट बनेगा, या फिर एक चेतावनी का संकेत? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया को गहराई से विचार करना होगा। क्या ये तकनीक हमें आर्थिक आजादी की एक नई राह पर ले जाएगी, या फिर एक अभूतपूर्व निगरानी की ओर? इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है।